हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले अपने सबसे पहले अध्याय का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह अध्याय केमिस्ट्री के अंदर महत्वपूर्ण अध्यायों में से गिना जाता है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आइए रासायनिक अभिक्रियाओं की शुरुआत हम अपने दैनिक जीवन से करते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आपने लोहे को जंग लगे हुए अवश्य देखा होगा। जो लोहा होता है, जब हम शुरू में लेकर आते हैं तो वह नया सा और बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई पड़ता है। यह देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक कील है। इस कील को अगर देखा जाए तो लोहे से बनाया गया है। यह जो कील है यह लोहे से बनी हुई है, लेकिन क्योंकि यह नई है, अभी यह सीधे संपर्क में वायु और जल के नहीं आई है, तो इस पे कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। परंतु जैसे ही इसको हम कुछ दिन के लिए जल और वायु की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, तो यही कील कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये देखिए, इस कील के ऊपर किस प्रकार से जो भूरे लाल रंग की एक परत सी चढ़ जाती है। यह वही कील है जो कुछ समय पहले बिल्कुल ताजा थी, जिसके ऊपर लाल भूरे रंग की कोई परत नहीं थी। अर्थात क्या हुआ, यदि हम लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को कुछ समय तक वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दें और वहां पर नमी भी हो, तो वह लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तु वायु और जल के साथ अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करके और लाल भूरे रंग का एक पदार्थ बना देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। देखिए, यहां पर लोहे की कील लेते हैं हम, लोहे की कील, ठीक है। जब यह लोहे की कील वायु की उपस्थिति में, यहां पर क्या है, वायु की उपस्थिति है और यहां पर नमी भी रहेगी, अर्थात जल की उपस्थिति, तो यहां पर हम जल लिख देते हैं, जल की उपस्थिति भी रहेगी। जब लोहे की कील को वायु की उपस्थिति मिलती है, अर्थात ऑक्सीजन मिलती है और जल मिलता है, तो वह उससे अभिक्रिया करेगी, उससे मिलकर के रिएक्शन करेगी और क्या बना देगी, यहां पर जंग बना देती है। ये देखिए, जंग बन जाता है, जो कैसा रहता है, लाल भूरे रंग का रहता है। लाल भूरे रंग का पदार्थ रहेगा और क्या बन जाएगा, वह जल बन जाएगा। इसी प्रकार का आपने एक और सामान्य सा उदाहरण देखा होगा। दैनिक जीवन में आप सभी दही का इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है कि दही किस प्रकार से बनता है? देखिए, जो दूध होता है, दूध को हम दही में परिवर्तित करते हैं। जब हम दूध को दही में परिवर्तित करते हैं तो उसके अंदर एक खट्टा पदार्थ डाला जाता है। चाहे वह दही डाले थोड़ा सा, या हम उसमें नींबू या कोई अन्य खट्टा पदार्थ डालते हैं, तो क्या होता है, वह दूध बदल करके दही में बदल जाता है। जबकि दूध और दही दोनों के गुण अलग अलग हैं। तो यहां पर भी देखिए, एक अभिक्रिया हुई है। हमने क्या लिया है, वहां पर दूध, और दूध के साथ हमने क्या मिलाया है, खट्टा पदार्थ मिलाया है।
खट्टा पदार्थ। जब हम दूध में खट्टा पदार्थ मिला देते हैं तो वह किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। ये देखिए दही बन जाएगा। तो यहां पर यह भी एक अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं देता हूं। यहां पर हमने मैग्नीशियम की तार देखी होगी। ठीक है, देखी है मैग्नीशियम की तार। यदि मैग्नीशियम की तार को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें तो वह जल करके एक नया पदार्थ बना देती है जिसको कहते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या अभिक्रिया होगी? क्या क्या वहां पर हम पदार्थ लेंगे? हम वहां पर लेंगे मैग्नीशियम की तार या रिबन, वो लेंगे। मैग्नीशियम की तार ले लें या रिबन ले लें। उसको हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अर्थात वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। क्या करते हैं? वहां पर जलाते हैं। जब हम मैग्नीशियम की तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए क्या बनने वाला है वहां पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर होते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचना शुरू करें तो आप देखेंगे कि हर एक चीज के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहां तक कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो खाने का पाचन होता है और उससे व्यर्थ पदार्थों का निर्माण होता है, उसमें भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हो जाती है। उद्योगों के अंदर बहुत सारी अभिक्रिया हो रही है। आपने देखा है खेतों में उर्वरक डाला जाता है जिसको हम फसलों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो आइए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताना बहुत ही आसान है। वह क्रियाएं जिसमें पुराने पदार्थों से नए पदार्थों का निर्माण होता है। वह क्रिया जिसमें पुराने पदार्थ आपस में मिलकर, टूटकर, जुड़कर, कैसे भी करके और नए गुणों के साथ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसको अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिए लोहे की कील थी, वायु की उपस्थिति थी और जल की उपस्थिति थी। वायु, जल और लोहे की कील, ये सब क्या है? पुराने पदार्थ। जब ये सब आपस में अभिक्रिया करेंगे अर्थात मिलेंगे अर्थात जुड़ेंगे तो एक नया पदार्थ बना देंगे, जंग, रस्ट कहते हैं जिसको। तो यहां पर पुराने पदार्थों से एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया है। ऐसी क्रिया जिसमें किसी पुराने पदार्थ से नए पदार्थों का उत्पादन होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिए दूध है, खट्टा पदार्थ है। जब दूध में खट्टा पदार्थ मिलाते हैं तो दही बनता है। दूध के गुण अलग हैं लेकिन जो बना है दही, उसके गुण दूध से बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार से लोहे के जो गुण है उसमें जंग जो बना है उसके गुण बिल्कुल ही अलग है। इसी प्रकार से यहां पर हम एक उदाहरण देख रहे हैं, मैग्नीशियम की तार और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम की तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा इसमें नए गुण होंगे। मैग्नीशियम के गुण इसके अंदर नहीं होंगे। मैग्नीशियम की तार से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बिल्कुल अलग गुण प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह क्रियाएं जिसमें नए पदार्थों का नए गुणों के साथ निर्माण होता है पुराने पदार्थों से, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस, those reactions in which new substances are formed with new properties from older ones।
जो पुराने पदार्थ हैं उनसे नए पदार्थों का नए गुणों के साथ निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार हमने उदाहरण के बाद रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी क्या होती है। अब हम यह जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये रासायनिक अभिक्रिया। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जब हम ध्यान से देखते हैं तो दो भाग हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। वह दो भाग कौन कौन से हैं देखिए, एक तो ये देखिए यहाँ पे लोहे की कील और वायु की उपस्थिति, ये देखिए एक भाग हो गया यहां तक, और दूसरा भाग जो है ये देखिए यहां पर है जल। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, उसको अगर हम अलग अलग भागों में बांटना चाहें तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग तो देखिए ये हो गया है जो इस तीर के निशान से पहले का भाग है। मैं यहां पर इसको भाग नंबर 1 लिख देता हूं, ये देखिए। और दूसरा भाग वह है जो तीर के निशान के बाद है, ये वाला भाग देखिए, इसको मैं नंबर 2 लिख देता हूं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तीर के निशान से पहले वाला भाग। पता है इस तीर के निशान से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? इस तीर के निशान के पहले वाले भाग को हम कहते हैं अभिकारक। यह क्या है? यह है अभिकारक। अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। तो ये जो तीर के निशान से पहले वाला भाग है उसको हम बोलेंगे अभिकारक, ठीक है। और जो तीर के निशान के बाद का भाग है, जो अभिक्रिया होने के पश्चात बना है, उसको हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट। तो अंग्रेजी में अभिकारक को हम कहेंगे रिएक्टेंट, ये देखिए रिएक्टेंट। और जो अभिक्रिया होने के बाद बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्योंकि परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जब हम किसी अभिक्रिया में तीर का निशान लगाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया स्वतः ही 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जो तीर के निशान के पहले का भाग है, अर्थात जिधर उसकी टेल है, पूंछ है तीर की, उस साइड का, ये देखिए ये वाला, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। आपसे पूछा जाए इसकी परिभाषा कि अभिकारक किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह भाग जो आपस में अभिक्रिया करके और नए पदार्थ बनाता है, उसको हम अभिकारक कहते हैं। देखिए यहां पर लोहे की कील, वायु की उपस्थिति और जल, ये तीनों चीजें मिलकर के नई चीज बना रही है। तो इन तीनों चीजों को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। देखिए एक बार फिर से मैं इसकी परिभाषा बताता हूं कि अभिकारक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में वह भाग जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और नए पदार्थ बना रहे हैं, उसको अभिकारक कहते हैं, अर्थात रिएक्टेंट कहते हैं। अगर एक से ज्यादा वह पदार्थ है तो अभिकारक को रिएक्टेंट्स बोल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक और भाग है यहां पर उत्पाद। उत्पाद किसे कहेंगे? उत्पाद को अंग्रेजी में हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट या उत्पाद? देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं। जब कोई भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक रूप से पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिलकर के स्वतः ही नए पदार्थों का निर्माण होता है। जब नए पदार्थ कहीं भी बन रहे हैं तो उस नए पदार्थ को हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो अब यहां पर आपको यह पता चल गया होगा कि कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। और रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग हैं? रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग हैं, नंबर 1 अभिकारक, नंबर 2 उत्पाद। उनके दोनों के बीच में तीर का निशान रहेगा, ठीक है। तो ये जो 3 अभिक्रिया यहां पर लिखी हुई है, इन तीनों अभिक्रियाओं को अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप खुद ही बता पाओगे कि अभिकारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं।
आइए देखते हैं जरा। देखिए यहां पर दूध है और खट्टा पदार्थ है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिल करके क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया है उन्होंने, वह है दही, है ना। तो ये जो दही है ये नया पदार्थ बना है। तो यहां पर आप बता सकते हैं क्या कौन सा उत्पाद है और कौन सा अभिकारक है? देख सकते हैं, सोचिए अपने मन में क्या हो सकता है। दही का निर्माण जो हो रहा है वह दूध और खट्टे पदार्थ से हो रहा है। तो दूध और खट्टे पदार्थ यहां पर क्या है? अभिकारक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बनाने जा रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दूध और खट्टे पदार्थ ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे, अर्थात रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। जबकि एक नया पदार्थ यहां पर बना है और वह पदार्थ है दही। दही यहां पर क्या कहलाएगा? दही यहां पर कहलाएगा उत्पाद, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि ये नए गुणों के साथ नया बनने वाला पदार्थ है। और नहीं तो आप सीधे सीधे ये भी देख सकते हैं कि जो तीर का निशान लगा हुआ है उसका सिर जिधर है वह उत्पाद है, और उसकी पूंछ की साइड जो पदार्थ लिखे हुए हैं वह अभिकारक है कि नहीं? बिल्कुल आसान। चलिए ये एक और मैंने यहां पर उदाहरण लिखा हुआ है, मैग्नीशियम की तार और ऑक्सीजन, इनको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम तार को, तो क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब आप क्या मुझे इसमें उत्पाद बता सकते हैं कि उत्पाद कौन सा है? देखिए यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बना है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? उत्पाद हुआ, अर्थात प्रोडक्ट हुआ। जबकि मैग्नीशियम की तार और ऑक्सीजन यह क्या हुआ? यह हुआ अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट्स है दोनों मिलकर के और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है, जबकि मैग्नीशियम की तार और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वह क्रिया है जिसमें पुराने पदार्थ आपस में जुड़ करके, टूट करके, अर्थात क्रिया करके और नया पदार्थ बनाते हैं, उनको रासायनिक क्रिया कहते हैं। रासायनिक क्रिया के उदाहरण हमने देखे कुछ दैनिक जीवन से। इसके अलावा हमने रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं वो हमने देखे कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। आइए अब हम जरा देख लें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ किस प्रकार बदलते हैं। देखना चाहोगे? चलिए, यह जो मैंने एक अभिक्रिया लिखी है यहां पर, मैग्नीशियम की तार और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना, इस अभिक्रिया को हम करके भी देखना चाहेंगे। आप देखना चाहोगे? चलिए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैग्नीशियम वायर को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, किस प्रकार से यह क्रिया होती है। चलिए, इस क्रियाकलाप को करने से पहले हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। आइए उस सामग्री के बारे में जानते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री इस क्रियाकलाप के लिए चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम की रिबन है। इस मैग्नीशियम की रिबन में बहुत सारे घेरे बने हुए हैं। आपको क्या करना है, पूरा रिबन नहीं लेना है, आपको उसका एक टुकड़ा लेकर के उसको कैंची की सहायता से काट लेना है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने कैंची की सहायता से एक मैग्नीशियम रिबन का या वायर का, तार का एक छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ है। ठीक है, तो हमें एक तो क्या चाहिए, हमें सामग्री के अंदर सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन का या तार का एक टुकड़ा चाहिए। ठीक है, इसको अभी हम यहां रख देते हैं। इसके बाद मुझे चाहिए पेयर ऑफ टॉन्ग्स, अर्थात चिमटी, जिसकी सहायता से हम इस वायर को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। इसको पकड़ने के लिए ये देखिए इस प्रकार से पकड़ा जाएगा। क्यों चाहिए, ताकि जब हम इसको जलाएं तो जलने के बाद जो आग है वह फैलते हुए यहां तक पहुंच जाएगी, तो वह हमारे हाथ को ना जलाए, इसलिए हमें इसको एक पेयर ऑफ टॉन्ग्स अर्थात चिमटी की सहायता से पकड़ना है अपनी सेफ्टी के लिए। तो हमें क्या चाहिए, दूसरा यहाँ पर एक चिमटी चाहिए अर्थात पेयर ऑफ टॉन्ग्स चाहिए। इसके अलावा हमें एक पेट्री डिश की भी आवश्यकता होगी। ये पेट्री डिश किस लिए है, ताकि जब हम इस
मैग्नीशियम की तार को जलाएं तो जलने से बनने वाला जो पदार्थ है वह इसके अंदर हम इकट्ठा कर सके, इसलिए हमें इस पेट्री डिश की आवश्यकता होगी। जलाने के लिए एक मैच बॉक्स माचिस की, और यहाँ पर ये मैंने मोमबत्ती लिया हुआ है। हम इसको बुनसेन बर्नर के ऊपर भी जला सकते हैं। यहाँ पर हम इसको मोमबत्ती की सहायता से जलाएंगे, ठीक है। और अंत में यहाँ पर मेरे पास यह एक रेग मार्क रखा हुआ है। ये रेग मार्क का जो टुकड़ा है यह है, आपने देखा होगा कि घरों में जब वस्तुओं को जंग लग जाती है तो उस जंग को खुरच कर हटाने के लिए हम इस रेग मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आइए क्रियाकलाप को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो मोमबत्ती है उसको प्रज्वलित करता हूं। यह देखिए, यहां पर मैंने मोमबत्ती को प्रज्वलित कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे जो मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा है वह लेना है, और उस मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े को लेकर के और इस ज्वाला के ऊपरी सतह पर रखना है। ये जो यहाँ पर ज्वाला है इसके ऊपरी सतह पर रखना है। इस प्रकार से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर इस मैग्नीशियम रिबन को इस ज्वाला के ऊपर रखने पर भी यह काफी देर तक जलता नहीं है। ये देखिए, अभी तक यह जला नहीं है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर है। आइए देखें कि वह समस्या क्या है। जब हम इस मैग्नीशियम के टुकड़े को लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं इस पर, ये देखिए यहाँ पर एक जंगनुमा पदार्थ जो है वो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। यह जो जंगनुमा पदार्थ है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत है। जब तक यह परत इसके ऊपर रहेगी तब तक ये मैग्नीशियम का तार जलाने पर भी नहीं जलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस रेग मार्क की सहायता की आवश्यकता है। हमें इस रेग मार्क की सहायता से इस जंग को इसके ऊपर से, अर्थात इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को इसके ऊपर से हटाना है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम का तार जब हम जलाते हैं तो वह जलता नहीं है, क्यों? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब मैग्नीशियम की तार को हम जलाते हैं तो जलाने से पहले रेग मार्क से साफ किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसको हम रेग मार्क से साफ करते हैं, अच्छे से रगड़ते हैं इसको, और इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ी हुई है उसको हमें उसके ऊपर से हटाना है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम की तार को या रिबन को जलाने से पहले रेग मार्क से क्यों रगड़ा जाता है। तो वहां पर आप बताएंगे, आपका क्या जवाब रहेगा? वहां पर आप बताएंगे कि मैग्नीशियम की तार के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी परत चढ़ जाती है यदि उसका इस्तेमाल बहुत दिनों तक नहीं किया जाता है तो, और उस पतली सी परत को यदि हम सीधे ज्वाला के ऊपर रखते हैं तो वह उसको जलने नहीं देता। इसलिए हमें उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए रेग मार्क से रगड़ना पड़ता है। ये देखिए, इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत थी वो इस रेग मार्क के ऊपर आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इसको जलाना है, क्योंकि इसके ऊपर से हमने मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत जो है वह रेग मार्क से हटा दी है। चलिए आइए अब इसको हम जलाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना पेयर ऑफ टोंग्स लेते हैं और पेयर ऑफ टोंग्स लेकर के उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद जो हमारा रगड़ा हुआ सिरा था उसको हमने मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रखा है, ये देखिए। और अब आप देख सकते हैं, देखिए कितनी जल्दी इसने यहाँ पर आग को पकड़ लिया है। आग आप देख रहे हैं, जो ज्वाला है, जो मैग्नीशियम की तार है, जब वह जल रही है तो वह सफेद लौ के साथ जल रही है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा भी निकल रही है और प्रकाश भी निकल रहा है। साथ में जलने के बाद बहुत सारा धुआं निकल रहा है, और ये देखिए किस प्रकार के सफेद, बिल्कुल श्वेत रंग के प्रकाश के साथ यह जल रही है। देखिए, आपको इसको करते समय सावधानी रखनी है कि कहीं आप यह जो ज्वाला है ये जल करके आपके हाथ तक न आ जाए। देखिए, आप इसके प्रकाश को ध्यान से नोट करिए, कितना चमकीला प्रकाश है, एकदम श्वेत रंग का प्रकाश। और इसको जलने के बाद ये देखिए, जब ये पूरी तरीके से जल जाती है तो हम इसको जो पेट्री डिश है उसके अंदर इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने जो मैग्नीशियम का तार था उसको जलाया। जलाने में क्या हुआ, जो मैग्नीशियम का तार था उसके साथ जो वायु में ऑक्सीजन उपस्थित है वह उसके साथ अभिक्रिया कर गई, और वायु की ऑक्सीजन
ने जो मैग्नीशियम था उससे 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। यहां पर जब मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा तो उन दोनों में अभिक्रिया हो जाएगी, और उस अभिक्रिया को करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के त्याग करवाने के लिए, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉनों के त्याग करवाने के लिए यहां पर हमें इसको जलाना पड़ा, ऊष्मा देनी पड़ी। तो इस प्रकार से जब दोनों में अभिक्रिया हुई और दोनों आपस में ये एक दूसरे से जुड़ गए, जुड़ने के बाद क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये श्वेत रंग का जो पदार्थ बना है वह क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखी कि जब मैग्नीशियम के तार को, मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो वह तेज लौ के साथ जलता है, तेज प्रकाश के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर एक अभिक्रिया का अध्ययन किया। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैग्नीशियम की तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और किस प्रकार बनता है यह अभी हमने इस क्रिया के अंदर देखा। आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रदर्शन है वह 2 प्रकार से किया जा सकता है। मुख्य रूप से वह 2 प्रकार से किस प्रकार से किया जा सकता है, देखिए। नंबर 1 शाब्दिक प्रदर्शन, नंबर 1 शाब्दिक प्रदर्शन, और दूसरा जो हमारे पास प्रदर्शन है वह है सिंबॉलिक अर्थात सांकेतिक प्रदर्शन। सांकेतिक प्रदर्शन, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं वर्ड रिप्रेजेंटेशन, वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करना, और इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स अर्थात सांकेतिक प्रदर्शन करना, संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको यदि हम शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वह कहलाएगा शाब्दिक प्रदर्शन उस रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे अभी मैंने आपको क्रिया बताई थी, मैग्नीशियम की तार अभी हमने ली थी, ठीक है, उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के तो जलती नहीं है कोई भी वस्तु, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने उसको क्या किया था, जलाया था। जलाने पर जब हमने मैग्नीशियम की तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो यहां पर मैंने प्रदर्शन किया है, ये जो मैंने यहां पर प्रदर्शन किया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने क्या किया है, अभी जो हमने क्रिया देखी है उसी क्रिया को यहां पर मैंने शब्दों के द्वारा लिख दिया है ना। मैग्नीशियम की तार थी वहां हमारे पास, अब हम अभिक्रिया को दिखाने के लिए या तो मैग्नीशियम की तार यहां पर बनाए जैसे वहां पे थी, या और ऑक्सीजन गैस को हम दिखाएं, फिर उन दोनों को अभिक्रिया करवाएं, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना दिखाएं चित्र बना करके, तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहां पर बहुत सा आसान सा तरीका इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं शब्दों के द्वारा प्रदर्शन अर्थात शाब्दिक प्रदर्शन, वर्ड इक्वेशन। क्योंकि यहां पर हमने क्या लिख दिया है, इनको एक मैथमेटिकल रूप में लिख दिया है, गणितीय रूप में लिख दिया है, तो इसी को हम बोलते हैं समीकरण। ठीक है, तो जो हमारे पास समीकरण हो गया वह क्या हो गया, शाब्दिक समीकरण, अर्थात शब्दों के द्वारा यदि हम किसी अभिक्रिया को प्रदर्शित कर देंगे तो वह क्रिया कहलाएगी शाब्दिक अभिक्रिया, और उसका जो प्रदर्शन है वह क्या कहलाएगा, अगर उसको गणितीय रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो वह कहलाएगा समीकरण। समीकरण किसको कहेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है, यदि
किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम गणितीय रूप में लिखकर प्रदर्शित करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को यदि गणितीय रूप में प्रदर्शित किया जाए तो वह प्रदर्शन समीकरण कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। शाब्दिक प्रदर्शन, अर्थात एक तो हो जाएगी वर्ड इक्वेशन, अगर हम यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में लिखें तो वो हो जाएगी वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है यहाँ पर समीकरण। और दूसरी हमारे पास हो जाएगी सिंबॉलिक इक्वेशन, जिसमें हम उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, संकेत से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यह तो हमारे पास हो गई है शाब्दिक प्रदर्शन, क्योंकि अभिक्रिया को शब्द के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है। एक और यहाँ पर हमारे पास दूसरे प्रकार का जो प्रदर्शन है वह होगा, वह कौन सा है, वह है सांकेतिक प्रदर्शन अर्थात सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको सिंबॉलिक इक्वेशन कहेंगे। वह कैसे होगा, जैसे मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। मैग्नीशियम को जब किसी भी तत्व को हम संकेत के द्वारा, सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वहां पर उस तत्व का जो पहला लेटर है वह कैपिटल आएगा, उसके साथ ऐड होने वाला स्मॉल लेटर आएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा ना, मैग्नीशियम को Mg के संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऑक्सीजन का संकेत क्या है, सोचिए। देखिए, ऑक्सीजन यदि हम गैस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका संकेत होता है O2। और अगर आप सीधे ऑक्सीजन को लिख रहे हैं, ऑक्सीजन तत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तत्व को आप केवल O संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, O संकेत के द्वारा। तो तत्व बताना है तो O लिख देंगे आप। और अगर आपको ऑक्सीजन गैस लिखनी है, अभिक्रिया गैस की उपस्थिति में होगी यहां पर मैग्नीशियम के साथ, तो ऑक्सीजन गैस को आप O2 लिखेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ करके O2 बनाता था, ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़े रहेंगे और ऑक्सीजन गैस को O2 से प्रदर्शित करेंगे। जब ये दोनों देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने उसको क्या किया है, जलाया है। लिख देंगे यहाँ पे जलाने पर जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आपको याद है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र? चलिए देखिए, मैं यहां पर आपको सूत्र बताना चाहूंगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है। मैग्नीशियम का संकेत लिख लिया है Mg, और ऑक्सीजन का जो तत्व का संकेत होता है वह लिख लिया है O। अब मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखे और उसके बाहर वाले कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो 8 पूरा करने के लिए आवश्यक है वह हम इनके लिए लिखेंगे यहां पर। तो मैग्नीशियम हम देखेंगे, मैग्नीशियम का क्रमांक अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, जो 2, 8, 2। अगर मैं इसका मैग्नीशियम का क्रमांक लिखूंगा तो 12 होगा, और जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखूंगा तो 2, 8, 2। तो इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को खोने की आवश्यकता है, तो इसकी जो संयोजकता है वह 2 होगी। तो मैग्नीशियम की संयोजकता मैंने यहाँ पे लिख दी है 2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या होती है 8। ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखते हैं तो 2 और 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस करेगा, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दोनों की संयोजकता को मैंने उन दोनों तत्वों के संकेत के नीचे लिख दिया है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों की संयोजकता को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुणन करना है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Mg2। ठीक है, और ऑक्सीजन को 2 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा O2।
क्योंकि दोनों की संयोजकता कॉमन है तो दोनों की संयोजकता यहाँ पे कट जाएगी, बराबर है तो कट जाएगी, और दोनों की संयोजकता कट गई है तो यहाँ पर क्या सूत्र बना है, यहाँ पर बना है MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, हमने मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना है, MgO बना है, ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमने यहाँ पर शब्द से अभिक्रिया लिखी थी, शाब्दिक समीकरण लिखा था, उसको यहां पर मैंने क्या किया है, बी भाग के अंदर अगर ध्यान से देखें तो मैंने उसको संकेतों से प्रदर्शित कर दिया है। मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का संकेत O2, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर अर्थात अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जिसका संकेत है MgO। तो यहां पर ये हमारे पास किस प्रकार का प्रदर्शन है, सांकेतिक प्रदर्शन है अर्थात सिंबॉलिक इक्वेशन है। हमने यहां पर सांकेतिक समीकरण के रूप में इस अभिक्रिया को लिखा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में प्रदर्शित करें और समीकरण को दो प्रकार से लिख सकते हैं, शब्द के अनुसार और सिंबॉलिक अर्थात सांकेतिक के अनुसार। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही आज हमने एक अभिक्रिया करके भी देखी, एक छोटी सी क्रियाकलाप के रूप में, जिसमें मैग्नीशियम की तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया था। आगे आने वाले लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, कैसे निर्धारित करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आप एजुसेट पर प्रसारित हो रहे सभी लेक्चर्स को समय सारणी बना करके अवश्य देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।